नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट जो 7 जुलाई को जो एग्जामिनेशन 2024 में होने वाला है उसके एसएसटी सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली 7 8 9 वीडियो को मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर के प्रभाकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है एसएसटी के नाम से सीटेट 2024 से। उसको आप देख लीजिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपका नंबर अच्छा गेन होगा और उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लासेज में मीन्स पिछली वीडियो में कंपनी की आमदनी के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट कैसे होता था पहले के समय में, परमानेंट सेटलमेंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। क्या कंपनी ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई, जो जमींदारों के रूप में उनको मान्यता दी गई और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। किसको सौंपा गया जिम्मा? तो जमींदारों को क्या जो राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया किसानों से लेकर के, ठीक है। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय की गई। कंपनी जो थी उसके द्वारा से अस्थायी रूप से तय की गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था, उसमें कभी भी इजाफा नहीं किया जाना था। कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी, बहुत ही परेशानी हो रही थी जमींदारों को चुकाने में। और जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, उसकी जमींदारी जो थी उसको छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियां को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी, मतलब बेच चुकी थी कंपनी जो थी बहुत सारी जमींदारियों को। आइए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। एक नई व्यवस्था क्या थी जो सीटेट में एग्जामिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाते हैं। एक नई व्यवस्था क्या है? होल्ट मैकेंजी अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की। क्या? एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया और उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की और खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। क्या? विभिन्न प्रकार के जो रीति रिवाज थे उसको देखा कि कैसे उसको मनाया जाता है, ठीक है। गांव के एक एक खेत में अनुमानित राजस्व को जोड़ करके हर गांव या ग्राम समूह मोहल्लों से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था कि कितना रेवेन्यू मिल रही है, कितना राजस्व मिल रहा है, उसका हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया था। जो ये राजस्व था इसको अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। किसको? गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। क्या दिया गया? महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया, जिसमें ग्राम प्रधानों को राजस्व चुकाना होता था। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मुनरो व्यवस्था। मुनरो व्यवस्था क्या था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा और वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या का नाम दिया गया। क्या? रैतवार या रैतवारी का नाम दिया गया। टॉमस मुनरो था ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदारी नहीं थी। क्या? दक्षिण में परंपरागत जमींदारी नहीं थी, इसलिए उनका यह तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए। क्या? सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, और राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेज को
अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। किसानों की रक्षा उसके पिता की भांति करनी चाहिए। जैसे पिता अपने बेटा की रक्षा करता है, उसी तरह किसानों की रक्षा अंग्रेजों को करनी चाहिए। यूरोप के लिए फसल, जब यूरोप के लिए फसल कौन कौन सी उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि यूरोप के लिए फसल 18वीं सदी के आखिर में, क्या 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था और इसके इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे और बंगाल में पटसन के लिए, असम में चाय के लिए, संयुक्त प्रांत में वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना के लिए, पंजाब में गेहूं के लिए, महाराष्ट्र में एवं पंजाब में कपास के लिए, मद्रास में चावल के लिए उनको मजबूर करते थे किसानों को कि आप यही उगाएंगे और दूसरा फसल नहीं उगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब भारतीय नील की बारे में क्या चीजें दी गई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंडियन इंडिगो मतलब भारतीय नील। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। क्या? उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। क्या? भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई थी। क्या? और बढ़ गई थी और ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास में उत्पादन भी भारी इजाफा हुआ। कपास के उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब 18वीं सदी में क्या हुआ कि 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती जैसी तेजी से फैलने लगी और बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया। जो बंगाल में नील पैदा हो रही थी वो बहुत अच्छे क्वालिटी की थी, इसलिए पूरे विश्व के बाजार में छा गई। और 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था उस समय, और 1810 में 1788 में 30% था। अब बताइए 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। 30% से 95% हो चुका था। कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगाए। जिसके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्होंने कंपनी और नए नए कर्जा देने के लिए तैयार हो गए थे। पैसा नहीं था तो उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्ज देने के लिए तैयार रहते थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, नील की खेती के तरीके। नील की खेती कैसे की जाती है, उसके तरीके क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे। कौन? निजी और रैयत। निजी खेत की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। रैयत व्यवस्था क्या थी कि के तहत बागान मालिक होता था, रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखिया को भी रैयत की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नकद कर्ज मिल जाता था। मतलब कि बागान मालिक जो होते थे उनको कर्ज देते थे और कर्ज लेने के बाद रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया करवाते थे। जो बीज होता था, उपकरण होता था, बागान मालिक मुहैया करवाते थे। और जबकि मिट्टी को तैयार करने और बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जो काश्तकार होते थे उनके ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था। जो फसल होता था जो बागान मालिक को वापस दे दी जाती थी उगा करके, तो उसको नया कर्जा मिल जाता था। अब फ्रांसीसी बागान के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रांसीसी बागान क्या थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रांसीसी बागान क्या? 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप में समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंग ने नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। क्या? नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। क्या?
अफ्रीकी जो गुलाम थे वो 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार भी डाला। क्या, जो उनके धनी मालिक थे उनको मार भी डाला। और 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। जो दास प्रथा थी, स्लेवरी सिस्टम था, उसको समाप्त कर दी। और इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। जो नील की खेती थी वो ठप हो गई, बंद हो गई। बागान एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। काफी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जनजातीय समूह। क्या है? जनजातीय समूह। खोंड समुदाय क्या था? खोंड समुदाय क्या था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जनजातीय समूह में उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार करने पर निकलते थे। शिकार पर निकलते थे, टोलियां बना करके शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। और वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। जो जंगल से फल मिलते थे या जड़ें मिलती थी उसको खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल का इस्तेमाल करते थे। जो साल होता था और महुआ होता था उसके बीजों के तेल का इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जो स्थानीय बाजार होता था उसमें उनको बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कसम और पलाश, कुसुम और क्या, कुसुम यहाँ पे होना चाहिए, कुसुम और पलाश के फूल की जरूरत होती थी तो वो खोंड समुदाय के ही लोगों से कहते थे। जो खोंड समुदाय के लोग होते थे उनसे कहते थे तो वो लोग ला करके देते थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। वैगा समुदाय। वैगा समुदाय क्या होता था उनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या, मध्य भारत के वैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। कि जो औरों का काम होता था उनको काम करने से कतराते थे। और वैगा खुद को जंगल की संतान बताते थे। क्या, वैगा जो था खुद को संतान जंगल की बताते थे, मानते थे, और जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। किस पे? जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना वैगाओं के लिए अपमान की बात थी। क्या, वैगाओं के लिए मजदूरी करना अपमान की बात होती थी, इसलिए वो दूसरे के काम को नहीं करते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन कैसे था। जो आदिवासी समूह होते थे उनका जीवन का कैसा था आदिवासी समूह का ब्रिटिश शासन के समय? अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे कि आमदनी डेली उनको मिलती रहे। और इसके फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया और उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों की भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया। क्या, कुछ किसानों को भूस्वामी और कुछ किसी दूसरे को पट्टेदार भी घोषित कर दिया। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पट्टेदार अपने भूस्वामी, क्या, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। जो भूस्वामी होते थे वो सरकार को लगान देते थे। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने 1858 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ था। मीन्स जनजातियों का विद्रोह ये था। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वे भी इस तरह का ही विद्रोह थे, बिरसा मुंडा जो थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। वन कानून, जो फॉरेस्ट लॉ था, क्या था? वन कानून। औपनिवेशिक अधिकारियों ने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वाले को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी, जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाके में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। क्या? वन गांव बसा दिए इन्होंने। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, व्यापार की समस्या कैसे होती थी। व्यापार की समस्या 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अक्सर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। जो संथाल होते थे वो रेशम के कीड़े को पालते थे, सेरीकल्चर
करते थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या नवाबों के हाथ से जाती सत्ता, जो नवाब थे उनके हाथ से उनकी जो सत्ता जा रही थी उसके बारे में 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। जो ताकत थी, पावर थी, जो नवाबों की पावर थी वो छीनने लगी थी। कैसे छीनने लगी थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे छीनने लगी थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या, 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उसने फैसला क्या किया कि बहादुर शाह जफर जो है आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। किसमें? राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कि सिपाहियों का समुद्र पार न करना। जो सिपाही थे वो समुद्र पार नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे उसके बारे में, उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्री यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा, उनका धर्म और जाति जो है भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए समुद्री यात्रा पे वो नहीं जाना चाहते थे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते से बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। जो सिपाही थे वो मना कर दिया कि हम वहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में एतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। और क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार करके भी जाना पड़ सकता है, समुद्र पार करके भी जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सुधारों की प्रतिक्रिया। जो सुधारों की प्रतिक्रिया थी कैसे थी, अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। 19वीं शताब्दी को रोकने और विधवा विवाह को 19वीं शताब्दी में सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। क्या कानून? विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जम करके प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुल करके काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी थी। संपत्ति को जुटाने की भी और उसके साथ साथ जमीन को भी जुटाने की खुल करके छूट दे दी थी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। जो ईसाई धर्म था उसको अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज अब उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जो शैली थी उनको नष्ट कर रहे हैं, परंपरागत शैली को नष्ट कर रहे हैं जो अंग्रेज थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं। सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह जब जन विद्रोह बन गया तब 1857 मतलब 1857 की क्रांति, पूरे इंडिया में 1857 की क्रांति हो गई थी। मेरठ से दिल्ली तक 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही बंगल पांडे को बैरक में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिए गए। मतलब कि इसको जो मंगल पांडे थे उनको 18 साल की उम्र में क्या फांसी पे लटका दिया गया था। चंद दिन के बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था, इसलिए 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया था। मतलब वो जब विद्रोह किए तो उनको 85 जो सिपाही थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब निकालने के बाद क्या किया गया कि उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10 साल की सजा भी दे दी गई। 10 साल की सजा भी दी गई। और यह 9 मई 1857 की बात है। कब की बात है ये? 9 मई 1857 की बात है। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। जो बंद सिपाही थे उनको आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। जो इमारत की संपत्ति थी और मतलब अंग्रेजों की संपत्ति थी, इमारत थी, उनको आग के हवाले कर दिया, मतलब जला दिया। उन्होंने अंग्रेजों को फिरंगियों बोला जाता था के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज के शासन को खत्म करने में आमदा थे। मतलब कि जो सिपाही थे पूरे देश में जो अंग्रेज का शासन था उसको खत्म करने के लिए एकदम उत्सुक थे। और मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर के मुंह अंधेरे की
दिल्ली मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई, मतलब सुबह सुबह ही वो दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ी ने भी बगावत कर दी और यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देश सिपाही ने हथियार व गोला, जो देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला को क्या कर लिया कि बारूद को कब्जे में ले लिया, हथियार गोले और बारूद को कब्जे में ले लिया और इमारत को आग लगा दी। और जो विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए, जो और भी सिपाही थे तो वो कहाँ पे, लाल किला के दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया था। जो बहादुर शाह जफर थे उनको अपना नेता घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर बहुत ही उस समय अच्छे लीडर थे। बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिख करके अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्य का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आने लगे। जो गहरे परिणाम थे, इसके सामने चिट्ठी लिख करके जब उन्होंने भेजा तो इसके गहरे परिणाम सामने आने लगे। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह किया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने को निकल पड़े। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया, मतलब शहर से मार भागा उनको, और उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया नाना साहब ने। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे विरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो विरजिस कद्र थे, विरजिस कद्र ने बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया और उनकी मां बेगम हयत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जो बेगम हयत महल, यह पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में जो लखनऊ से किन्होंने लीडिंग कर किया था, तो बेगम हयत महल ने किया था, ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में चढ़ करके हिस्सा लिया। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। जो विद्रोही सिपाही थे, मतलब इंडियन सिपाही कर रहे थे कि अंग्रेजों को भगाने के लिए, उसमें जाकर के झांसी की रानी भी मिल गई थी। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर के अंग्रेजों को भारी चुनौती दी और मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया 1857 की क्रांति में। क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उसके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। क्या? उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। अब कंपनी का पलटवार क्या था उस पर डिस्कस करते हैं। जो ऐसे क्रांतियां हर जगह हो रही थी, तो कंपनी का पलटवार क्या था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी, मतलब इतना उथल पुथल हो रहा था लेकिन तब भी अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ा और कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। जो मुख्य केंद्र थे, जहाँ से मेन क्रांति शुरू हो रही थी, उस केंद्रों पर धावा बोल दिए और सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज के कब्जे में आ गई। जो 1857 में फिर सितंबर में दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे में आ गई और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चला गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनके आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया था, जो आज बर्मा में पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली थी। बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली थी। और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं क्या कि अंग्रेजों ने 1859 में के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण कर लिया, मतलब कि 1859 में दोबारा नियंत्रण अच्छे से कर लिया कि वो कब्जे में ही रहेंगे, इंडियन जो हमारे कब्जे में ही रहेंगे, मतलब अच्छे से कब्जा कर लिया। ठीक है। क्या? ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकार थे तो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं क्या कि कपड़ा और लो व इस्पात उद्योग। क्या?
कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते वाले होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। गुजरात में जो क्या है, पश्चिमी में है, पश्चिमी में जो अरेबियन सी है, तो उधर से हिंद महासागर से होने के रास्ते से होने वाले व्यापार से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। और डच और ब्रिटिश व्यापारी जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया। और 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। जो ब्रिटेन को क्या बोला जाने लगा कि दुनिया का कारखाना, मतलब वहीं पे सारी चीज़ें बनाई जाती थी, इसलिए दुनिया का कारखाना उसको बोले जाने लगा। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। मतलब कि यहाँ से सारे कच्चे माल को लेके जाते थे और वहाँ पे बनाते थे, उसके साथ साथ और पूरे विश्व में बेचते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, कपड़ा उद्योग के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था और भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीकी कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे, पूरे विश्व में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, समुद्रा और पेनांग तथा पश्चिमी में मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। जो हमारे इंडियन कपड़े थे उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में मांग था। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीकी सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था और इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मलमल कहने लगे। क्या कहने लगे थे? मलमल कहने लगे थे। और जल्द ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। अब मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत मतलब केरल के तट पे आया। क्या? केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला था। जब 1498 में वास्को डी गामा आया था तो यहीं पे कालीकट में आया था और यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए थे। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। क्या? कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह से सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। जो सूती कपड़ा था उसको कैलिको कहा जाने लगा। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ा। जो यूरोपीय बाजार था उसका भारतीय कपड़ा क्या था? यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ा 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। जो भारतीय कपड़े ज़्यादा मात्रा में जाने लगे थे, इसलिए जो इंग्लैंड के जो रेशम व ऊन निर्माता कपड़े थे, मतलब कंपनी थी, उन्होंने क्या किया था? विरोध करने लगा था। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड के में छापेदार सूती कपड़े छिट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया और संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोगवश कैलिको अधिनियम, मतलब कि कैलिको एक्ट ही कहा जाता था। और 1764 था में क्या थे? 1764 में जान के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। क्या? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिसे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। और 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया। क्या? रिचर्ड आर्कराइट थे, मतलब जेम्स वाट जो थे, वास्प इंजन, भाप इंजन का आविष्कार किया, जिनसे सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया गया। जो सूती कपड़ों की जो बुनाई थी उसको क्रांतिकारी रूप में बदल दिया गया। पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। कहाँ पे होती थी? पटोला बुनाई जो थी सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ यह स्थानीय परंपरा का हिस्सा बन गई थी। स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घुमाता था तो सारी तकलियां घूमने लगती थी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कपड़ा बनाया जा सकते। अब वीवर्स के बारे में, बुनकर के बारे में पढ़ते हैं। बुनकर के बारे में, बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे और बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज
इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी और जो ठप्पे से जड़ाई करते छपाई करते थे। क्या? ठप्पे से छपाई करते थे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो भारतीय कपड़े का पतन, जो भारतीय कपड़े का कैसे पतन होने लगा। इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों के 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों में से बाहर कर दिया गया था। इसी वजह से हमारे यहाँ के हजारे बुनकर बेरोजगार हो गए और सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पे पड़ी थी। जो बंगाल के बुनकर थे उन पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मार पड़ी थी, वे बेरोजगार हो गए थे उस समय के समय में। मतलब कि भुखमरी आ जाए, बेरोजगार हो जाएंगे तो भुखमरी आ जाएगी। 1813 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों से पट गए। ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों से क्या हो गया? पट गए। मतलब ब्रिटेन से जो कपड़ा बन करके इंडिया में आया था उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिया में कपड़ा आने लगा था। दरअसल 1800 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत खराब होती गई और जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपना आजीविका चला रही थी वे बेरोजगार हो गई थी। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कटे सूत और हाथ से बुने कपड़े को ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई और चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे की बीच वाली पट्टी में जगह दे दी गई। जो चरखा था उसको, चरखा का मतलब ये होता है कि 24 घंटे पर निरंतर प्रयास कर रहना अपने आप को प्रोग्रेस करने के लिए। सूती कपड़ा मिलों का उदय, जो सूती कपड़ा था उसके मिलों का उदय होने लगा इंडिया में भी धीरे धीरे। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित की गई। सबसे पहले कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो बम्बई में सूती कपड़ा मिल 1854 में स्थापित की गई थी। यह कटाई मिल थी और भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रोत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों की मात्रा में काफ़ी कमी आई और सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। जो मतलब कि जो भारतीय जो कारखाने थे उससे कपड़े की जो मांग को उत्पादन करने में ज़्यादा मांग आने लगी। उसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। लोहा व इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। रजहारा पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी। जो रजहारा पहाड़ियाँ थी, अगरिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। जो अगरिया थे, कई समुदाय जो थे जो लोहा बनाने में माहिर थे। अगरिया समुदाय के लोगों ने लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद की, जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। जो अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक और औद्योगिक शहर बनाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। क्या? जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन भी होने लगा। क्या? 1912 से स्टील का उत्पादन भी होने लगा था। ये पूछा जाता है कि स्टील का उत्पादन कब से होने जाने लगा था? तो 1912 में से होने जाने लगा था। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं क्या, टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील क्या थी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टीपू सुल्तान की तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था। जो कार्बन जो था ज़्यादा मात्रा में था, इसलिए ये पैदा हुआ थी ये गुण, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। कहाँ पे? पूरे साउथ इंडिया में बनाया जाता था। इस वुड्स स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गाढ़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। जो ये बनावट होती थी लोहे में गढ़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। अब प्राच्यवाद की परंपरा के बारे में डिस्कस करते हैं। जो प्राच्यवाद परंपरा थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कि ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म कि सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था और कानून का माहिर थे होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। कानून के माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे और जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। क्या? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया।
जो जोन्स थे उन्होंने क्या किया और क्या किया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। ये खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिमी दोनों को प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव कर रखते थे। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को उन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है, उन्हीं की रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। जो उनकी रचनाएं हैं उनको पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है। और इन रचनाओं में के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। जो रचनाएं हैं उनको पहले हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि कैसे इसका डेवलपमेंट किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे। अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे। जो विभिन्न भारतीय भाषाएं थी उसको सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर नाम देते थे। क्या देते थे? वर्नाकुलर नाम देते थे। और हेस्टिंग ने पहले करके क्या किया? हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। क्या? पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। जो ब्रिटिश शासन है उसके आधार होने चाहिए। प्राच्यवादी एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग थे। जो प्राच्यवादी किसको बोला जाता था? जो एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखते थे उनको बोला जाता था। मुंशी एक ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता था उसको मुंशी बोला जाता था। और वर्नाकुलर किसको बोला जाता था? वर्नाकुलर क्या था? वर्नाकुलर शब्द, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेजी रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं। क्या? व्यवसाय के लिए शिक्षा, मीन्स एजुकेशन के लिए शिक्षा कैसे किया दिया जाएगा? व्यवसाय के लिए शिक्षा दिया जाएगा तो कोई भी देश बहुत तेजी से डेवलपमेंट करेगा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। क्या? शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड थे। क्या? चार्ल्स वुड के नाम से एक नोट भेजा नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र बोला गया। क्या? वुड का नीति पत्र बोला गया, जिसको हम लोग वुड डिस्पैच के भी नाम से जानते हैं। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर से दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। मतलब कि जो इंग्लैंड की जो शिक्षा है उसको अगर लोग इंडियन लोग अपनाते तो उससे हमको क्या लाभ होगा उसके बारे में बताया गया था। अब धीरे धीरे करके उनको समझाया जाने लगा कि कैसे इंग्लैंड की जो शिक्षा नीति है उसको अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कैसे क्या क्या चीज़ें लाभ होगी। वुड के नीति पत्र में यह भी तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र, मोरल कैरेक्टर का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के भी प्रयास किए गए थे। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के भी प्रयास किए गए थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? विलियम एडम्स की रिपोर्ट 1830 के दशक में शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था और बच्चे की फीस निश्चित हो नहीं थी। बच्चों की जो फीस होती थी वो निश्चित नहीं थी। छपी हुई किताबें नहीं होती थी। सालाना इस्तेमाल और नियमित समय से सारणी जैसे कोई व्यवस्था नहीं थी और बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। जो बच्चों के माँ बाप की आमदनी होती थी उसके अकॉर्डिंग बच्चों की फीस को लगाया जाता था। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे और विद्यार्थियों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था, सभी को एक जगह ही बैठाया जाता था, एक ही साथ बैठाया जाता था। और फसलों की कटाई के लिए क्या? फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे और कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। आइए डिस्कस करते हैं क्या? अरविंद घोष के बारे में। अरविंद घोष कौन थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 में बॉम्बे मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि
इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। क्या? छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा मदर टंग में होना चाहिए, यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। क्या? जो शिक्षा की भाषा है मदर टंग में होनी चाहिए, और इस पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन की व्यवस्था में भी जानकारी रखनी चाहिए। क्या? जो लोकप्रिय शासन व्यवस्था है के संदर्भ में भी पश्चिमी देशों का अनुभव भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों की कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए, मतलब हैंडीक्राफ्ट भी सीखना चाहिए, ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सके। मतलब बुनियादी शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। मतलब 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को अगर बुनियादी शिक्षा दिया जाएगा, तो वो अगर पढ़ाई छोड़ रहा है 8वीं क्लास के बाद, तो वो क्या करेगा कि अपना व्यवसाय में लग जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी भी बोलते थे कि बुनियादी शिक्षा पे सबको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए, शिक्षा को केवल भारतीय भाषाओं में ही देना चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपनी सामाजिक परिवेश से काट दिया और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया। मतलब कि जो कोई अगर अंग्रेजी बोलने लगा तो वो उसको हिंदी आएगा ही नहीं, तो क्या होगा? दिक्कत होगा इंडिया में रहने में। इसलिए कहने का मतलब यह है कि आप हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी अच्छे से सीखिए। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले लोग अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। जो अंग्रेजी है क्या अशिक्षित जो है वो भारतीय जनता से जुड़ने के तौर तरीके को भूल चुके हैं। अब रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में डिस्कस करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे और कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन संस्था की स्थापना की थी 1901 में। ये पूछा जाता है कि शांति निकेतन संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और कब की थी? तो 1901 में की थी। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया, और उन्होंने यह जगह शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं क्या राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा में के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगा। राजा राम मोहन राय ने इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। और राजा राम मोहन राय संस्कृति, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। जब इन्होंने ये प्रयास किया तो 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। मतलब सती जो रहेगी, जो कोई भी विधवा रहेगी, अगर वो उसके पति मर जाएंगे तो वो उससे सती नहीं होगी उसके साथ। ठीक है, अब स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में डिस्कस होते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1857 में आर्य समाज की स्थापना की। 1875 में, 1857 नहीं 1875 में क्या आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज ने हिंदू को सुधारने का प्रयास किया था। जो हिंदू थे वो हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। इन्होंने विधवा विवाह का भी समर्थन किया था कि विधवा का विवाह होना चाहिए। सती प्रथा के विरोध में भी थे ये। उसके बाद डिस्कस करते हैं महिलाएं जाति एवं सुधार के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या महिलाएं 200 साल से पहले हालात बहुत भिन्न थे। 200 साल पहले हालात जो थे बहुत ही भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चे की शादी बहुत कम ही उम्र में कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रखते थे। हिंदू और जो मुसलमान जो धर्म थे, दोनों धर्मों के जो पुरुष होते थे वो एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपनी पति की चिता में ही जिंदा जल जाएं। इसी को सती प्रथा की जाती थी। इसका भी विरोध बहुत सारी जगह किया गया और इसको रोक दिया गया। इस तरह स्वेच्छा से या जबरी मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। और सती शब्द का अर्थ सदाचारी महिला होता था। क्या? सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार पर बहुत सीमित थे।
जो महिलाओं के अधिकार थे संपत्ति पे वो अभी बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई भी पहुंच नहीं थी, मतलब महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। देश के बहुत सारे भागों में केवल लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होती तो वह जल्दी विधवा हो जाएंगी। क्या पढ़ी लिखी होती तो वो जल्दी विधवा हो जाएंगी, ये क्या थे, विचार थे उन लोगों के। ठीक है, समाज में स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों के लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे, और इसके बाद और महाजनों आदि से जुड़ी जातियां जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था और का स्थान था, और फिर काश्तकार, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांवों और शहरों को साफ सुथरा रखती थी, और ये ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे। क्या मानते थे? दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी जातियों को लोगों को अछूत मानती थी, और इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों से इस्तेमाल करने वाले कुओं से पानी निकालना या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। क्या माना जाता था? निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। आइए महिला एवं शिक्षा के बारे में डिस्कस करते हैं, वोमेन एजुकेशन के बारे में, वोमेन एंड एजुकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले, और 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं के बिना किसी मदद के लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। जो बहुत सारी ऐसी महिलाएं थीं बिना किसी मदद से पढ़ना लिखना भी सीख ली थी। 19वीं सदी के आखिरी में हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए थे। क्या? लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए थे जिससे कि लड़कियों की पढ़ाई होगी। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों में महिलाएं जो अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी, उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर के कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यास नॉवेल्स का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज सज्जा संभालने के लिए पढ़ें। जो साज सज्जा घर के चीज़ों में जो सजाया जाए, कैसे जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगी तो वो अच्छा से वो इन कामों को कर पाएंगी। और भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला, और बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटी आलोचना थी, और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है, मतलब कि जो औरतें होती हैं उनको निचले दर्जे में रखा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी थी। विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी थी, मतलब यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने लगी थी। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी, और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर के शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म की महिलाओं का दमन करता है। हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक भी किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहाँ ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वो अपनी रोजी रोटी चला सके। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कहते हैं कि चाइल्ड मैरिज। क्या? चाइल्ड मैरिज के बारे में कहते हैं कि चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। 1999 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के अधिकार के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती है। बाद में यह उम्र बढ़ा करके क्रमशः 21 साल व 18 साल कर दी गई। मीन्स लड़की की 18 साल उम्र होनी चाहिए और लड़कों की उम्र 21 साल
होनी चाहिए। जाति और समाज सुधार, क्या कास्ट और सोशल रिफॉर्म, क्या कास्ट और सोशल रिफॉर्म। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया और मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियां सीने में माहिर थे। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई और दलित आंदोलन के नेता बी.आर. अम्बेडकर के पिता सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। जो बी.आर. अम्बेडकर के पिता होते थे वो सैनिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा से बाहर बरामदे में बैठने के लिए इजाज़त मिल गई, बैठ करके सुनने में इजाज़त मिल गई। ठीक है दोस्तों, और ताकि वे कमरे को दूषित न कर सके और जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था उसको दूषित न कर सके। दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे और वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समानता और न्याय की मांग। क्या समानता और न्याय की मांग, जो समानता थी सबके लिए इक्विलिटी और न्याय की मांग, डिमांड्स ऑफ फॉर इक्विलिटी एंड जस्टिस। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की और जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया और पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मतुआ पंथ के चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ एधावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति के हैं। उनका एक ही महत्वपूर्ण कथन था कि ओरु जाति ओरु मातम, ओरु जाति ओरु मतम, ओरु दव मनुष्यानी। मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ही ईश्वर हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। गुलामगिरी, जो गुलामगिरी थी उनको किसने लिखा था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। निम्न जाति, पूछा जाता है ये दोस्तों कि गुलामगिरी किसने लिखा था, तो निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा राव फूले सबसे मुखर नेताओं में से थे। मतलब कि वो बहुत अच्छे वक्ता थे, मुखर नेता थे ज्योतिबा राव फूले। 1827 में जन्मे ज्योतिबा राव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई और उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों के श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिस आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हरा करके उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच समझने लगे। क्या? पराजित जनता को नीच, निम्न जाति वाला मानने लगे और फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों, कथित निम्न जाति के लोगों की है। फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। क्या? आर्यों के शासन से पहले यहाँ पे स्वर्ण युग था, गोल्डन एरा था। तब योद्धा किसान जमीन खोदते थे, जो योद्धा किसान होते थे वो जमीन खोदते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों, श्रमिक जातियां और अति शूद्रों, अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई और 1873 में फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी थी। क्या? गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी थी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था। क्या? 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। मिस अमेरिका में जो स्लेवरी सिस्टम था उसको खत्म कर दी गई थी। और फूले ने अपनी पुस्तक में उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया था, जिससे लोग क्या हो गए
कि जागरूक होने लगे। अब गैर ब्राह्मण आंदोलन के बारे में समझते हैं। गैर ब्राह्मण आंदोलन क्या था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देशी द्रविड़ नस्लों को हरा करके दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामा स्वामी नायकर एक मध्य वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृति शास्त्रों की गंभीरता से अध्ययन किया था। क्या संस्कृत जो शास्त्र थे उसकी गंभीरता से अध्ययन किया था। उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। क्या स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल द्रविड़ संस्कृत के असली वाहक अछूत ही हैं जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को क्या करते हैं कि ईश्वर प्रदत्त मानते हैं। इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूत को मुक्ति पानी होगी। जो अछूत है उसको मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता, रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। तो दोस्तों ब्रह्म समाज के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करिएगा जिससे कि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंचती रहे और लोगों का हेल्प होता रहे, जिससे कि वो लोग भी सीटेट की एग्जामिनेशन को 6 to 8 के पास कर जाएं। और बिहार में वैकेंसी आने वाली है अपर प्राइमरी में, उसके साथ साथ प्राइमरी में भी आने वाली है। तो सीटेट पास करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आपको वीडियो देखना उसके लिए बहुत ही जरूरी है, जिससे आपको हेल्प मिलेगा कि आप ज़्यादा नंबर गेन करेंगे। मीन्स 90 से अब नंबर तो लाना ही पड़ेगा और आपका टारगेट होना चाहिए कि 130 प्लस नंबर लाना 150 में से। ओके दोस्तों, तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं।